आदाब, नमस्कार। मैं हूं ज़मीर क़ादरी। रहबर FRU में आपका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ शहर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, बल्कि मुअज़्ज़िज़ खातून हमारे दरमियान हैं। मैं आपको उनका तारुफ़ कराने से क़ब्ल आपको ये बता दूं कि ये हमारी बहन एक वकील है, पेशे से उन्होंने LLM किया है और अस्मा शेख के नाम से जानी जाती है। हाल के ही दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन्हें महिला यूनिट का सदर बनाया है, यानी ख़वातीन यूनिट का सदर बनाया है। हम आपका FRU में इस्तकबाल करते हैं मैडम। हम कुछ सवालात इनसे करने की कोशिश करेंगे और आपको एक बात ये भी बता दूं कि मुसलमानों में अक्सर ख़वातीन सियासत से दूरी इख्तियार करती हैं। उसकी वजह बहुत सी है। हम जानते हैं कि जो माहौल मुसलमानों के दरमियान है, जिनके ख़ानदानों में एक अहम माहौल ये है कि हम पर्दा, सबसे ज़्यादा अहमियत पर्दे को देते हैं, मज़हब को देते हैं, मुल्क को भी अहमियत देते हैं अपनी तरह। हमारी बहन भी पर्दे में ही ये इंटरव्यू देगी। अस्मा खातून साहिबा, आप ये बताइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपकी आमद कैसी हुई और इस पार्टी में आने का आपका मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने लोगों से रूबरू करने का मुझे मौका दिया और इस बात का इम्पोर्टेंस बताने का मतलब आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि मुसलमान लेडीज़ को पॉलिटिकल वे में कैसा आना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स में आना यानी नेशनल डिसीजन मेकिंग पावर में आना के बराबर है। तो मैं जब दीन और हदीस के हिसाब के इसमें रोशनी डालती हूँ तो मुझे कहीं पर भी ये चीज़ दिखाई नहीं देती है कि कहीं पर भी इस तरह की मना हमें कुरान शरीफ से किया गया है या फिर हमारे सहाबियों ने किया है, नबी ने किया है कि औरतें डिसीजन मेकिंग पावर में आ नहीं सकती। ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने 40 साल की बीबी खुतैजा से, जो उस वक्त की बिज़नेस वूमन थी, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस संभाला करती थी, उनसे उन्होंने निकाह किया था, उनका पहला निकाह। तो मतलब इस वजह से तो मतलब जब हम तो हमारे रसूल को फॉलो करते हैं कि जैसे वो चीज़ें करते थे हम वैसे ही करेंगे। मतलब और उस शादी के बाद भी उन्होंने उनके बिज़नेस को संभाला और काफ़ी सारे ऐसे मतलब एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं कि कहीं पर भी दीन और हदीस में और इस्लाम में और शरीयत में इस चीज़ को मना नहीं किया। हाँ, पर्दे में रहने को कहा गया है और वो रहना भी चाहिए। मैं खुद रहती हूँ, तो ये तो हमारे और सबके लिए बहुत बेहतर होता है कि एक औरत पर्दे में रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई ना करे या फिर पॉलिटिक्स में ना आए या फिर कोई नौकरी ना करे, क्योंकि वुमेंस का एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उस पर जुल्म के वाक़ियात शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब मुझे यहाँ पर MIM में जब कहा गया था तो कि मैम हमें एक वुमेन विंग को इस्टेब्लिश करना है और हमें आपकी मदद लगेंगी इस चीज़ में, तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं MIM को पहले से ही बहुत पसंद करती थी कि MIM सिर्फ ना कि मुसलमानों के लिए, उन सब दलित और शोषित लोगों के लिए काम करती है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने के बारे में सोचता भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करती थी और मुझे ये बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वुमेन विंग का, मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र में कि वुमेन विंग्स को बढ़ाना है। तो इस वजह से मैं मतलब MIM के वुमेन विंग से जुड़ी। मैंने एक सवाल, आप में 2 सवाल किया था। एक सवाल तो आपने ये क्लियर कर दिया कि इस्लाम में ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। मैं समझता हूँ इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा मज़हब है जी, जिसमें ख़ातून का दर्जा बहुत बुलंद किया है। और इस्लाम ने ही ख़वातीन की, जो एक ज़माना था दौर क़दीम में कि किसी के घर अगर बेटी पैदा होती तो उसे दफना दिया जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने के बाद ये रिवाज ख़त्म हुआ और आज हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें पूरे मुल्क में तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है। अस्मा शेख साहिबा, मजलिस में आने के बाद आपने कितनी ख़वातीन को आपके साथ जोड़ा
और मजलिस को किस तरह मजबूत बनाने के लिए आपका मंसूबा है, प्लान है? मजलिस में आने के बाद तो मैंने मतलब औरंगाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी औरतें हमसे जुड़ी है, और यहाँ के जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए तो 50 से 60 औरतें उस इलेक्शन में काम कर रही थी। इसके अलावा नागपुर से हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी है लेडीज़ की, और अभी गुजरात के जो इलेक्शन हुए हैं तो नागपुर की और मुंबई की टीम ने वहाँ पे एक्टिवली काम किया, मतलब वहाँ के लेडीज़ ने। अकोला से हमारे 10 बहनें जुड़ी है, और दीगर बाकी ज़िलों में भी काफ़ी लेडीज़ हमसे जुड़ रही है, और मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब लेडीज़ बहुत जुड़ रही है और सभी समाज की लेडीज़ जुड़ रही है। मतलब इसमें जो अहम बात है कि सभी समाज की लेडीज़ हमसे जुड़ रही है। नहीं, फ्यूचर में मैं क्या अस्मा शेख को एक तो कारपोरेटर की नज़र से देखूंगा, या फिर आप सिर्फ पार्टी के लिए ही काम करेंगी, अपनी वकालत करेंगी और मजलूमीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे? मुझे तो लगता है कि आपकी जैसी बहनें हमारी सियासत में आए तो इक़्तिदार में भी आना चाहिए। जी, मुझे सिर्फ आप मतलब मेरा तो मतलब पॉलिटिक्स में आने का मकसद ही लोगों के काम करना है, और मुझे उसके लिए किसी पोस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कॉरपोरेटर बनना ये वो सब चीज़ें मेरी एम में नहीं है। बस मुझे लोगों का हक और भलाई का काम करना है, बाकी मतलब अल्लाह जो करेंगे आगे वो देख लेंगे। नहीं, अक्सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब वंचित अघाड़ी के साथ थी जी, उसके बाद हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आने के बाद प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मजलिस से इत्तेहाद तोड़ दिया, और हमारी बहुत सी गरीब बहनें बेटियां तो मजलिस से जुड़ी थी जो दूर हो गई। क्या आपने कभी कोशिश की कि उन्हें अपने नज़दीक लाया जा सके? जी बिल्कुल, मतलब आज हम देखेंगे कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर जो हमारे प्रदेश के सचिव है कीर्ति डोंगरे जी, मतलब ये एक काफ़ी पढ़ी लिखी औरत है, और ये हमसे जुड़ी है, और पूरे गुजरात में अहमदाबाद में ये घूमकर मजलिस का प्रचार कर रही है। तो ये क्या कम है कि मतलब ये, और बहुत सारी मतलब दलित बहनें, सिर्फ दलित बहनें ही नहीं, काफ़ी मतलब दूसरे ओबीसी कास्ट की हो, मराठा कास्ट की हो, ये सब हमसे जुड़ रही है। क्योंकि यहाँ की जो वुमेंस विंग है, रज़िया सुल्तान वुमेंस विंग हमारे वुमेंस विंग का नाम है, तो यहाँ पे ना कि सिर्फ औरतों को जोड़ा जाता है, उनके मसलों को भी हल किया जाता है। चूँकि मैं एडवोकेट हूँ तो बहुत सारी लीगल एडवाइस की लेडीज़ को बहुत बार ज़रूरत गिरती है, तो उनको वो भी दी जाती है। हमारे पास एक बहुत अच्छी लीगल टीम है जो इस पर काम करती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ हमसे जुड़ रही है। अस्मा जी, परसों के दिन एक वाक़या अहमदाबाद में हुआ, आपने देखा होगा जी। ये मेरे इंटरव्यू से हट के आपसे सवाल है, क्योंकि इसको देखकर बहुत सी बहनें मेरी मुतासिर हुई है, और वो ख़ुद को है तो आयशा बनने की कोशिश कर रही है, जबकि इस्लाम में खुदकशी हराम करार दी गई है। जी। और एक आयशा के बाद आज एक और कन्नड़ में वाक़या सामने आया कि एक और बहन ने खुदकशी कर ली। तो आप क्या मैसेज देना चाहती है हमारे चैनल के मार्फत हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को और ख़वातीन को जो इस तरह की हरकत कर रही है? ना तो उनका है तो वो दोज़ख की तरफ खुद जा रही है, और दूसरी अपनी फैमिली को भी परेशान हाल कर दे रही है। जिस तरह आयशा ने अपने वालिद की बात ना सुनते हुए साबित किया कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और उसने ज़िद में ये हरकत की। ज़िद में तो मैं नहीं कहूँगी, उसने जो भी किया मतलब तो ये उसकी परेशानी थी, और जिसकी वजह थी जहेज़, जो कि इस्लाम में हराम करार दिया गया है। मैं तो ऐसे लोगों पर नालत भेजती हूँ जो लोग जहेज़ के लिए बेटियों को हमारी तकलीफ़ देते हैं और हमारे रसूलुल्लाह की बात की नाफरमानी करते हैं, कि जिन्होंने मतलब अब उनकी जो प्यारी बेटी थी बीवी फ़ातिमा, उनके इसमें भी उन्होंने जहेज़ नहीं दिया था, तब कि वो दे सकते थे, और उस चीज़ को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको एक कल्चर बना रहे हैं, उसको एक सिस्टम बना रहे हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत बुरी बात है, और ऐसे लोगों को सोसाइटी ने बाइकॉट करना चाहिए। जो लोग जहेज़ लेते हैं ऐसी शादियों में भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि आयशा ने जिस तरीके से हिम्मत हारी, ये बात तो बहुत ही गलत है। ऐसा अगर हर लड़की करने लगेंगी
तो हम इंसाफ हमें कैसे मिल पाएगा। तो आयशा ने जिस तरीके का मतलब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, ये तो मतलब बहुत गलत चीज़ की। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसने जो गलती की है उसे माफ़ करे। लेकिन दूसरे बहनों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अगर इस तरीके से परेशानी से आप गुज़र रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसे सुसाइड करने के बारे में सोचिएगा नहीं। उससे अच्छा है कि उस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, और अल्लाह आपके लिए एक ना दूसरे रास्ते तो खोल ही देगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए और अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए और बहुत ही मज़बूत तरीके से अपने आप को खड़े कीजिए। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि जिस तरह से आयशा ने किया, सुसाइड कर कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, वो भी ऐसे गंदे इंसान के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत कीजिए। आज कन्नड़ में एक वाक़या मतलब पेश आया कि इंजीनियर लड़की थी, उसने भी सुसाइड किया। अभी तक तो उसका कॉज सामने नहीं आया कि उसने किस वजह से की, लेकिन इस चीज़ों से इंस्पायर होकर बिल्कुल भी ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं। अस्मा शेख साहिबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे वकील साहिबा ने। दरअसल हकीकत ये है कि जहेज़ की जो लानत है ये हमारे मुल्क को नासुर बना रही है, हमारे मज़हब को नासुर बना रही है। बल्कि मैं समझता हूँ सिर्फ मज़हब की बात ना करें और दूसरे फ़िरक़े भी हमारे मुल्क में जो है उनके पास भी ये लानत बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी बेटियाँ, कई बेटियाँ बड़ी तादाद में घरों में बैठी हैं। मुफलिसी, तंगदस्ती से परेशान ख़वातीन, उनकी ना तो शादी कर पाती हैं और ना ही उनको आला तालीम दिला सकती है। इन दुश्वारियों में अस्मा शेख साहिबा, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि आप आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात में क्या ये चाहते हैं कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना महापुर बिठाए, क्योंकि अगला महापुर एक खातून होने वाली है, और इसके लिए आपका क्या प्लान है, आप क्या मंसूबा बना रही है? अगर हमारे नाज़रीन को बता दें तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मतलब मैं तो सिर्फ सोचती नहीं हूँ कि महापौर बनेगा, क्योंकि इस बार लेडीज़ को चांस है महापौर बनने का। मैं तो पूरा यकीन रखती हूँ कि मजलिस से ही इस बार का होने वाली जो औरत होंगी वही महापौर बनेंगी और सबको ये बताएंगी कि मतलब मजलिस की औरत किस तरीके से महापौर बनकर काम करती है। इंशाल्लाह ये ख्वाब मेरा पूरा हो और इसके लिए हम बहुत कड़ी मेहनत ले रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे लेडीज़ के पास जो एजुकेटेड है, जो बहुत बोल्ड डिसीजन में जो सोशल वर्क करते हैं, ऐसे लेडीज़ से हम जुड़ रहे हैं, उनको हमसे जुड़ा रहे हैं, हमारे थिंकिंग उन तक पहुंचा रहे हैं और वो हमसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और 50% जो लेडीज़ का रिज़र्वेशन इस बार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बिल्कुल भी हमारी हर सीट जीतेंगी, ऐसा मैं यकीन रखती हूँ। और इस बार हमारा महापौर बनेगा और उसके लिए जो भी मेहनत लेना पड़ेगी वो हम बिल्कुल दिन रात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बातचीत के साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि जो वाक़या आयशा के साथ गुज़रा और जो जहेज़ के मामला आजकल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाए हैं, इन हालात में मैं चाहता हूँ कि आपकी लेडीज़ विंग, साथ में बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो ख़वातीन के लिए काम करती हैं, उनको लेकर एक मुहिम शुरू की जाए ताकि हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ जो हालात गुजर रहे हैं उसका हम फेस कर सकें। और जो लोग जहेज़ मांगते हैं उनकी पिटाई करने में मैं समझता हूँ ख़वातीन ने खुद सामने आना चाहिए और इसके लिए आपने कोई एक तंजीम एक बनाई है मुकम्मिल और एक मुहिम शुरू कीजिए कि जो लोग जहेज़ मांगते हैं या तो उन्हें बेटी ना दीजिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकत करते तो उन्हें सरकार के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें या फिर अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाएं। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे आखिरी सवाल शायद आपका होगा, तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि मतलब हमारी एक तो लीगल टीम है ही, मतलब स्टेट लेवल की भी है, इससे तो हम लीगल वे से तो हम काम करेंगे, लेकिन जो इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं ना, तो इसमें कहीं तो भी हम सोसाइटी भी इसकी ज़िम्मेदार होती है। मतलब इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं और हम कुछ भी नहीं करते, हम इसका एक हिस्सा बन जाते हैं और चुप रह जाते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ इस तरीके का वाक़या होता है
तो वहाँ के आसपास के लोगों का ये काम है कि उन लोगों को जाकर समझाए, और दीन और हदीस की रोशनी में भी एक बीवी के क्या हुकूक़ होते हैं, बीवी को भी आप समझाएं, उनके पेरेंट्स को भी समझाएं, और अब जो लड़के वाले हैं उनको भी ये समझाए कि एक हस्बैंड के क्या हुकूक़ है इस्लाम की रोशनी में। ये बात भी उनको समझाए जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। मैं उनको ये अपील करती हूँ कि आप बिल्कुल इसमें इनिशिएटिव ले कि इस तरीके के वाक़यात इससे पेश ना आए। उनके मतलब होता क्या है कि फैमिली डिस्प्यूट में ज़्यादातर ईगो का प्रॉब्लम होता है, ईगो हर्ट हो जाते हैं एक दूसरे के। तो इसको अगर हम एक सोसाइटी के तौर पर हम आपस में बैठकर ये सॉल्व कर ले और इनकी काउंसलिंग अच्छे से हम करवाएं, आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, कुछ ज़िम्मेदार लोग हो, ये मिलकर अगर ये प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर दे और एक दूसरे के इश्यूज़ हम अगर ये कर दे, और जो लोग इस पर भी नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिएगा, फिर से ऐसे वाक़यात ही पेश नहीं आएंगे। तो हम बिल्कुल ऐसी तरीके की एक विंग तो हम बनाई हुई है हमारी, और भी इसको अच्छे तरीके से हम कैसा किया जाएगा उसके बारे में इंशाल्लाह हम बिल्कुल करेंगे कि एक ऐसी टीम बनाएंगे कि इस तरीके के लोगों को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए, किस तरह से इनको समझाना चाहिए और फैमिलीज़ को सेव करना चाहिए। और ये सब सिर्फ हमारी नहीं, आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो मैं आप सभी को अपील करती हूँ कि फिर से दूसरी आयशा हमसे जुदा नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश कीजिएगा। ये थी एडवोकेट अस्मा शेख, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख़वातीन यूनिट की महाराष्ट्र सदर थी। उन्होंने खुले तौर पर हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम आपको बार बार इस चैनल में इंशाल्लाह आगे भी बुलाते रहेंगे। ये चैनल दरअसल खालिस इंटरव्यू के लिए नहीं खोला गया है। इस चैनल पर हम डिबेट रखेंगे और कुछ ख़वातीन को आपके साथ में लाकर अलग अलग जमातों की, अलग अलग पार्टियों की ख़वातीन से भी आपकी रूबरू कराएंगे इंशाल्लाह, और आइंदा भी मुलाकात होगी। तमाम नाज़रीन से, हमारे देखने वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हमारी बहन अस्मा शेख का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल में आए। खुदा हाफिज़।